क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम विकास सोनी आईपी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस सेशन के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11वीं क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि है ग्रेविटेशन। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्लास है आज की, मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एनडी के एग्ज़ाम की, या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम की, या आप नेवी के एग्ज़ाम के लिए हैं, या सीडीएस के लिए। और अगर आप करंटली 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके 11th क्लास का भी एक बहुत बड़ा ये पार्ट है, मतलब एक चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, वो भी इससे कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है, इसको आखिर तक बिल्कुल देखना। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं और जिसने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देख सकते हो। आईपी की सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट आज के बेहतरीन टॉपिक ग्रेविटेशन के साथ। तो बता दूं, इस ग्रेविटेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप ये मान के चले कि मिनिमम आपके इस चैप्टर में से जो है वो 2 क्वेश्चन बनेंगे इस साल। और 2 क्वेश्चन का मतलब है आपके 8 मार्क्स का काम जो है वो आपको मिल जाएगा इस एग्ज़ाम से। एनडीए वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ क्या है ये चैप्टर, ग्रेविटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या ग्रेविटेशन वर्ड का मीनिंग सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड है। क्योंकि बहुत बार हमारे मन में यही कन्फ्यूज़न होता है, ये जो ग्रेविटेशन का काम है, ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है, ये सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हम इस ग्रेविटेशन वर्ड को डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में ये ग्रेविटेशन है क्या। अगर है तो ये सिर्फ अर्थ से ही रिलेटेड है, या हर एक चीज़ के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये सारी बातें, तमाम बातें जो है इस वीडियो में होने वाली है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। और इसी के साथ कर लेते हैं हमारे टॉपिक को स्टार्ट। तो सबसे पहले एंट्री मारते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि जिसमें आप नाम देख ही पा रहे हो। जो नाम है वो है बेटा जी ग्रेविटेशन। अच्छा जी, ग्रेविटेशन है क्या। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रेविटेशन नाम की जो चीज़ है, एक्चुअल में ये एक फोर्स का नाम है। ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स। सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन बेटा जी क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स है, कैसा है, किन के बीच में लगता है, कब लगता है, ये सारी बातें अपन करेंगे। तो ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी जब भी 2 चीज़ों के बीच में ये लगेगा वो 2 चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगी। अब कौन सी 2 चीज़ें, अब सवाल आता है। देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें कहा ग्रेविटेशन एक फोर्स है। फिर तुमने बोला सर किस तरह का, मैंने बोला अट्रैक्शन वाला फोर्स है। फिर बोला सर अट्रैक्शन वाला फोर्स है तो किन के बीच में लगता है। तो भैया ये किसी भी 2 बॉडीज़, एनी 2 बॉडीज़ ऑफ द यूनिवर्स, आप इस पूरे हमारा जो यूनिवर्स है इसकी कोई भी 2 चीज़ों के बारे में सोच लो। आप अपने बारे में या मेरे बारे में सोच लो। आप अर्थ को सोच लो, अपने बारे में सोच लो। आप अर्थ को सोच लो, मून को सोच लो, मून और हमारे बीच में, सन और हमारे बीच में, सन और अर्थ के बीच में। आप यूनिवर्स की कोई भी 2 चीज़ों को कंसिडर कर लो। कहते हैं कि हर यूनिवर्स की 2 चीज़ों के बीच में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा होता है। एंड उसी अट्रैक्शन वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। अब सवाल आता है ये लगता क्यों है। तो इस फोर्स के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बेटा जी वो है मास। हर ऑब्जेक्ट जिसका भी कुछ मास होगा उसको कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है जिसका अगेन मास होगा वो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशन को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए मास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्टिव फोर्स को अपन ग्रेविटेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल लिखे भी हुए हैं। चाहे हम बात करें टेबल और फैन की बीच में लगने वाले फोर्स की। आप एक कमरे में बैठे हैं, टेबल पड़ा है, ऊपर छत पे पंखा लगा है, तो उस टेबल और फैन में भी एक फोर्स लग रहा है। टेबल और आप में भी फोर्स लग रहा है, उस फैन और आप में लग रहा होगा, दीवार और आप में लग रहा होगा। आप वहाँ बैठे हैं और दूर दिल्ली में आपका कोई दोस्त बैठे तो आपके अंदर भी एक फोर्स लग रहा है। बोले सर अगर ये फोर्स लगता है अट्रैक्टिव तो टेबल पंखे को नीचे खींच ले या पंखा टेबल को ऊपर खींच ले, लेकिन ऐसा तो नहीं होता सर, वो तो अपनी ही जगह पे रहते हैं। सोचने वाली बात है। तो ऐसा रीज़न क्या है क्यों हमें ये वाला फोर्स जनरली दिखता नहीं है। अच्छा, क्या ये कभी दिखता नहीं यार? बिल्कुल दिखता है। आप मुझे बताओ, सन और अर्थ की बात करें तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लग रहा है।
लेकिन आप सबको पता है कि अर्थ सन के चारों ओर लगातार घूम रही है। सन ने अर्थ को एक बाउंड सिस्टम की तरह बना रखा है, लगातार अपने चारों ओर घुमा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर आपको ग्रेविटी लगते दिख रही है, यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता दिख रहा है। इवन अगर आप किसी चीज़ को ड्रॉप करो, जैसे ये बच्चा एक गेंद को ड्रॉप करता है, तो आप इस बॉल को देखो क्या होगा, ये जो बॉल है ये नीचे ग्राउंड की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि नीचे ग्राउंड यानी अर्थ जो है उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है। अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है इस बॉल पे। तो यानी आपको इस बॉल और अर्थ के बीच में तो ये फोर्स दिख गया, टेबल और फैन के बीच में नहीं दिखा, आप में और हम में नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों है? कुछ चीज़ों के बीच में तो ये फोर्स दिख जाता है, कुछ के बीच में नहीं दिखता। तो बेटा जी इसका अपना एक रीज़न है। रीज़न कुछ ये है कि देखो ये फोर्स तभी डोमिनेट दिखेगा, तभी आपको महसूस होगा, तभी आप उसको देख पाएंगे जब दो ऑब्जेक्ट में से, क्योंकि दो बॉडीज़ के बीच में तो लग रहा है, उनमें से एक कोई बहुत बड़ा हो जिसका मास बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर हम टेबल और फैन की बात करें, कोई ज़्यादा मास नहीं है दोनों का ही, लेकिन अगर हम अर्थ और इस बॉल की बात करें तो यार अर्थ तो बहुत ज़्यादा मासिव ऑब्जेक्ट है। तो ड्यू टू द वेरी लार्ज या बहुत ज़्यादा वैल्यू का जो इसका मास है, इसकी वजह से फोर्स डोमिनेट हमें दिख जाता है। इवन अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें दिखता है। ठीक है, दिखता है इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपको रस्सी बंधी जैसी कुछ दिखेगी। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम जनरली इसको फील कर पाते हैं, जब भी किसी चीज़ को गिराते हैं वो नीचे गिरती है बिकॉज ऑफ अर्थ। अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है। मून और सी वाटर, आप सबको पता है यार कि जो समुंदर है, सी है, सी वाटर की जो लहरें हैं, जिसको अपन ओशन की वेव बोलते हैं, वो कभी ऊपर उठती है कभी नीचे गिरती है। जब टाइड्स बनते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, तो टाइड फॉर्मेशन के पीछे मून ही तो रिस्पॉन्सिबल है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो ये सारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप सब अपने दिमाग में नोट रख लें कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इसको सिंपल ग्रेविटेशन बोल दो या इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो, इसके लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट्स का कुछ मास होना चाहिए। तो मास की वजह से ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। पहली बात ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के फोर्स को ही ग्रेविटेशनल फोर्स मत बोलो। यूनिवर्स में हर वो चीज़ जिसका अपना कुछ मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता ही लगाता है। वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, ये बात मैंने पहले तुम्हें बता दी। अब बढ़ते हैं इसके बारे में। अब थोड़ा सा एक और नया टॉपिक, ग्रेविटी वर्ड। अच्छा, ग्रेविटी वर्ड और ग्रेविटेशनल वर्ड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो देखो अभी हमने जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की तो मैंने बोला देखो यूनिवर्स की कोई भी दो चीज़ों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। अगर मैं तुमको बोल दूं उन दो ऑब्जेक्ट में से एक को अर्थ मान लो तुम और दूसरा कुछ भी, तो अर्थ एक को मान ले तो अर्थ का तो मास बहुत बड़ा है, यानी अर्थ चीज़ों को अपनी ओर खींचेगी, और बिल्कुल खींचेगी। तो अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है। क्यों खींचती है? बिकॉज अर्थ का अपना एक मास है, भैया मास है काफ़ी सारा, और उस दूसरे ऑब्जेक्ट का भी कुछ मास है। और आपको पता होगा जब भी दो ऑब्जेक्ट्स का मास हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट अर्थ को ऊपर खींचता है, अर्थ ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, लेकिन अर्थ जो है वो डोमिनेट है, मास बहुत ज़्यादा है, तो बेचारा ऑब्जेक्ट ही मजबूरन नीचे आएगा, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हमें यही महसूस होता है। तो इसी चीज़ को बेटा जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ के और किसी भी अदर बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है बेटा जी, उसको ग्रेविटी कहा जाता है। और इसी ग्रेविटी को बाद में अपन वेट वर्ड के नाम से भी बुलाएंगे, वेट नाम से भी बुलाया जाता है, इसी को वेट कहा जाता है। एक्चुअल में ग्रेविटी, वेट ये सब फोर्स ही होते हैं। हर चीज़ को आपको पता होगा अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है। अर्थ के सरफेस पे कोई चीज़ रखी है, थोड़ा बहुत अंदर रखी है, वो हमेशा सेंटर की तरफ उसको खींचती है। बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दो या ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी बोल दो। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी ग्रेविटी है। इवन आपका भी तो कुछ ना कुछ मास है, तो आपकी भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी है। इवन एक मक्खी हवा में उड़ रही है, उसका भी थोड़ा बहुत मास है, तो उसकी भी बेटा जी एक ग्रेविटी है। तो हर वो चीज़ जिसका मास है हैव ग्रेविटी। मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना चाहूँगा, any object having some mass have its own gravity, सबकी अपनी ग्रेविटी होती है। बस फर्क क्या होता है, देखो जी जिसका मास कम है उस बेचारे की ग्रेविटी यानी अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कम होगी,
जैसे कि मेरी आपकी मक्खी की। लेकिन अब अर्थ का मास तो बहुत बड़ा है तो उसकी ग्रेविटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर आप अर्थ और जुपिटर को कंपेयर करो यार, जुपिटर इतना बड़ा है तो जुपिटर का मास तो अर्थ से भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जुपिटर की ग्रेविटी उससे भी ज़्यादा है। और इवन सन की बात करो यार, तो सन तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, तो उसकी मास तो बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर चक्कर लगवा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बावड़ा कर रखे हैं सबको। अब इतना सब पढ़ने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हुई, मास होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कितना लगेगा भैया, कितना लगेगा? क्या किसी तरीके से मेज़र किया जा सकता है? और कोई बंदा जिसने मेज़र किया हो, अरे सब ने सुना है आइजैक न्यूटन का एप्पल वाला इंसिडेंस। हालांकि उस एप्पल वाले इंसिडेंट से अकेले से कुछ नहीं हुआ, बहुत सारी रिसर्च पहले हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ आइडियाज़ दे दिए थे, एंड फाइनली जाके न्यूटन ने उसको एक अच्छी फॉर्म में बदला और एक सबके सामने एक लॉ दे दिया जिसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो न्यूटन्स लॉ मतलब न्यूटन ने दिया था, किसका लॉ दिया था? ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन मीन्स दो चीज़ों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, कब लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेटा जी ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हल्का फुल्का ही तो है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया बेटा जी, क्या हमने कंसीडर किए कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के, कोई भी दो कोई जरूरी नहीं है कि हमने अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट को लेना, कोई भी जो आप सपोज कर सकते हो। तो हमने ऐसे दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक का नाम m1 रख दिया, यार मास है इसका m1, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने क्या मान लिया बेटा जी, m2 मान लिया। अच्छा फिर बात आती है क्या शेप इनका स्फीयर ही लेना? नहीं, ये भी आपकी मर्जी है। तो हमने जस्ट कहा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अच्छा डिस्टेंस कहाँ से लेना, ध्यान देना, डिस्टेंस इन दोनों के सेंटर से है, मतलब इनकी बिल्कुल बीचों बीच जो पोजीशन है वहाँ से इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा जी, हमने वो कितना मान लिया, हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस जो है बेटा जी वो r है। अब दोनों का अगर मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सर बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में ही न्यूटन ने बताया। तो क्या बताया, मैं थोड़ा सा तुम्हें मैथमेटिकल बता देता हूँ। न्यूटन ने कहा देखो कि भैया ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर रखे हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर रखे हैं जिनके सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा जी r है, जिनका मास m1 और क्या है m2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो बीच में लगने वाला फोर्स है बेटा जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2 के। या फिर आप ऐसे बोल दो, ये जो फोर्स है बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 मल्टीप्लाई m2 के। अरे क्या बोल रहे हो कि भैया तुम पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है और जो दूसरे का मास है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या है, ये बेटा जी है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास वाला फैक्टर जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस कम तो फोर्स कम, दोनों के मास को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और ये फैक्टर अगर ज़्यादा आ रहा है तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ये फैक्टर कम आ रहा है तो फोर्स भी कम होगा, वीक होगा। यानी जैसे एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैंने ऐसे तीन पेयर ले लिए, मैंने ऐसे तीन अलग अलग पेयर लिए और तीनों पेयर्स के लिए मैंने डिस्टेंस सेम माना, इनके बीच का डिस्टेंस भी मैंने r मान लिया, इनके बीच का डिस्टेंस भी r मान लिया, और बेटा जी इनके बीच का डिस्टेंस भी r मान लिया, लेकिन इनके मैंने मास को है ना वो थोड़ा अलग अलग लिख दिया। मान लीजिए इसका जो मास है वो 2 kg है, इसका बेटा जी 3 kg है, इसका हमने मान लिया 4 kg और इसका हमने मान लिया 5 kg, और इसका हमने मान लिया 5 kg और इसका हमने मान लिया 6 kg। अब आपसे पूछा जाए कि देखो इस पेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, इस पेयर के फोर्स को F2 लिखा, इस पेयर के बीच में फोर्स F3 लिखा, किस केस में फोर्स सबसे ज़्यादा होगा? तो आप आइडिया लगा सकते हो। अब बोलोगे सर तीसरे पेयर में फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि अगर तुम इसके और इसके मास का प्रोडक्ट करो तो आप क्या देखोगे कि ये तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो 6 kg स्क्वायर आया प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है 20 kg स्क्वायर आया, और यहाँ कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 kg स्क्वायर। तो यानी ये जो प्रोडक्ट है मासेस का ये सबसे ज़्यादा नीचे वाले में, यानी F3 फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम F2 है और सबसे कम F1 है, यानी इन दोनों के मासेस पे डिपेंड करता है। तो यही पहली बात बताई गई, किसने? न्यूटन ने अपने लॉ में बताई। और अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ो इस चीज़ को तो ये सब लिखा है। देखो सबसे पहले लिखा कि देखो यूनिवर्स की कोई भी बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल ठीक है, अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स लगाती है। ये जो फोर्स है बेटा जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। आप उनके मासेस का प्रोडक्ट कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड एक बात और सुन ले यार, एक और बात सुन लो कि डिस्टेंस का तो ठीक है, लेकिन एक
सॉरी मासेस का तो ठीक है, लेकिन एक फैक्टर भी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको तुम्हें समझना है। देखो क्या है, अब दो मासेस जो हमने कंसीडर किए हैं m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इनके सेंटर का ये जो डिस्टेंस है ना, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस r है बेटा। ये जो r है ये फोर्स के स्क्वेयर के इन्वर्सली है। अरे स्क्वेयर के इन्वर्सली का मतलब कि भैया अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, मासेस को दूर करते जाओगे, फोर्स इनके बीच का डिक्रीज होता जाएगा, और अगर डिस्टेंस को कम करते जाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। ये तो हुआ इन्वर्सली वाली कहानी। और यहाँ पर स्क्वेयर भी है। स्क्वेयर का क्या मीनिंग है? एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोल दूँ बेटा जी r को मैंने 2r कर दिया, मतलब डबल कर दिया, 2 गुना कर दिया, यानी बढ़ रहा है r, तो फोर्स को तो कम होना पड़ेगा। कितना होगा? तो देखो फैक्टर कितना बड़ा है, ये 2 टाइम्स बड़ा है, तो पहले तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर किया 4, वो भी नीचे आया, तो बेटा जी आपका जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा पुराने वाले के। अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, फोर्स 1/4 हो जाता है। अगर मैंने डिस्टेंस को लेट अस सपोज ट्रिपल कर दिया, 3r कर दिया नया डिस्टेंस जो है, तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले 3 का स्क्वायर किया 9, तो नया फोर्स आ जाएगा 1/9 ऑफ ओल्ड फोर्स। और अगर इसका बिल्कुल बेटा जी रेसिप्रोकल करूँ, अगर मैं बोलता हूँ यार डिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया r/2, अब 2 का स्क्वायर 4, तो फोर्स जो है बेटा जी वो 4 गुना हो जाएगा। अगर मैंने डिस्टेंस को r/3 कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 9 टाइम्स हो जाएगा। ये एक्चुअल मीनिंग है r स्क्वायर की डिपेंडेंस का, और यही न्यूटन ने अपनी दूसरी बात में बताया। देख लो कि ये जो इसका लॉ है इसमें यही तो आधी बात बताई गई। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब दोनों का कंपेयर करके इकट्ठा ले आओ यार, फोर्स बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या दिखा? प्रोपोर्शनलिटी दिखा। और तुम सब बच्चों को एक ज्ञान की बात बता दूं कि जब जब इस दुनिया में जो है ना जुल्म बढ़ जाता है, तो उसको मिटाने के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं, तुम सबको पता है। बिल्कुल वैसे यार फिजिक्स में जब जब कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखता है, उसको हटाने के लिए इक्वल का निशान लगाना होता है, और उसके साथ एक कांस्टेंट भी लाना होता है, तुम सबको पता है। तो यानी यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए लगाया जाता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने लिखा कैपिटल जी से। किससे लिखा भाई? कैपिटल जी से लिखा, और इस जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है। ग्रेविटेशन के टाइम आया तो इसलिए ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा। यूनिवर्सल क्यों कहा? क्योंकि ये जो लॉ है बेटा ये यूनिवर्सली वैलिड है, ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी लगा सकते हो। ये सिर्फ अर्थ पे चीज़ों के लिए नहीं है, ये मून के लिए भी एप्लीकेबल है, जुपिटर के लिए भी है, सैटर्न के लिए भी, पूरे यूनिवर्स में ये लॉ एप्लीकेबल है। और इस जी की वैल्यू बेटा जी ये भी हर जगह कॉन्स्टेंट रहेगी, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा था एक चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ क्या पता लगा कि मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक कांस्टेंट आ रहा है बेटा ये हर जगह फिक्स रहता है। चाहे आप अर्थ पे बात करो जहाँ एटमॉस्फेयर है, चाहे आप मून पे चले जाओ जहाँ वैक्यूम हो, तो हर जगह ये जी उतना ही रहेगा। कितना रहेगा अभी इसकी वैल्यूज भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये था बेटा जी वो लॉ, बहुत ही जो फेमस लॉ था, आपको पता होगा न्यूटन्स लॉ है ना, ग्रेविटेशन का। हालांकि न्यूटन ने बहुत सारी चीज़ें बताई है यार। न्यूटन ने आपको पता होगा कूलिंग लॉ भी दिया है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। न्यूटन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन भी दी हैं, न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया है न्यूटन ने। यहाँ पर हम न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ की बात कर रहे थे। अब जैसा कि तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल लॉ फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयर विद डायरेक्शन बताओ तो सबसे अच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने क्या माना, ये दो ऑब्जेक्ट है फिर से हमारे, एक m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा m2 है। अब ऐसा तो नहीं है कि m1 m2 को खींचेगा, उसी दौरान m2 भी तो m1 को खींच रहा होगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे। तो हमने दोनों के नाम दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक का नाम दे दिया F12। F12 का मतलब पहले वाले पे लगा फोर्स जो किसने लगाया, 2 नंबर ने, तो 2 नंबर वाला इधर ही तो खींचेगा इसको। इस तरह से F21 क्या हुआ, दूसरे वाले पे जो फोर्स लगाया किसने लगाया, पहले ने, है ना जी। तो आप इसकी भी डायरेक्शन बता सकते हो, ये इस तरफ आ जाएगा आपके पास। तो दोनों को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या कीजिए, जैसे मैंने F21 लिखा फोर्स, F21 इस फोर्स को लिखा तो किसके बराबर होगा देखो, तो वही जी, पहले का मास दूसरे का डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन लगा दो बस, किस तरफ लग रहा है बेटा जी, ये इस तरफ लग रहा है। अगर इस डायरेक्शन को मैंने नाम दे दिया R21 कैप, कैप जिसके भी ऊपर लगाओ इसका मतलब ये डायरेक्शन को बताने के लिए। और F12 में जस्ट उल्टा कर दो बेटा जी, दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है। ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ना ही आपसे इससे कोई क्वेश्चन बनेगा। हाँ क्वेश्चन जो बनता है वो ये याद रखना कि आपका जो F12 है बेटा जी वो नेगेटिव ऑफ F21 के बराबर होता है। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के दौरान ये जो दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, बिल्कुल लगाती हैं।
कैसा फोर्स लगाती हैं? ये फोर्स बेटा जी इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये फोर्स कैसा होता है? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का मतलब इक्वल होता है वैल्यू में, वैल्यू वाइज इक्वल होता है, और अपोजिट किसके वाइज? डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। यानी ये किसको ओबे करता है? आप ऐसे समझ सकते हो, ये करता है ओबे किसको? थर्ड लॉ को। न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे यहाँ पर अच्छे से होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन वाला था ना, बिल्कुल वैसे ही। यानी अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, आपसे मैं एक बात पूछता हूँ मेरे भाइयों, कहाँ गया भाई स्लाइड, कहाँ गई? ये रही। ठीक है, अगर आपसे एक बात पूछी जाए, देखो यहाँ मैं बना ही देता हूँ यार, इसको कंजूसी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। तो हमने मान लीजिए इस तरह से अर्थ बना दी, ये मान लीजिए अर्थ है बेटा जी, ठीक है, अर्थ है। और ये मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से कोई छोटा ऑब्जेक्ट है अर्थ के कंपैरिजन में। तो अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे एक दूसरे पे फोर्स। आपको पता है कि जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही होगी। मान लीजिए उस फोर्स को मैंने F1 लिखा, तो उसी सेम टाइम पे ये ऑब्जेक्ट है, ये भी तो अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा बेटा जी, बिल्कुल F2 फोर्स लगा रहा होगा। तो क्या ये दोनों में, अब आप बोलोगे सर अर्थ बड़ा है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये छोटा है तो कम फोर्स लगाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये F1 और F2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये दोनों वैल्यू में बराबर होंगे। जितने फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को खींचती है उतने ही फोर्स से ऑब्जेक्ट अर्थ को खींचता है। लेकिन आपको पता है ये फोर्स सेम है दोनों कंडीशन में। अब आपको बेटा जी ये भी पता है कि फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। अगर फोर्स सेम है तो मास और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है वो कम एक्सेलरेट करेगा और जिसका मास कम है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। अब अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन अर्थ के केस में बहुत कम, ना के बराबर मूव ही नहीं करेगी। वहीं ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मूव होके आ जाएगा। तो यही तो फैक्टर्स हैं सारे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर को देखो इतना मैं डिटेल में करवाने का एक ही कारण है क्योंकि इस चैप्टर से गारंटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही आसान होंगे, आसानी से कर पाओगे, लेकिन कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वीडियो पसंद आती है तो बीच बीच में लाइक करते रहना यार, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि दिमाग में आपको डालने पड़ेंगे। सबसे पहला भैया ये जो जी का वैल्यू है ये कैपिटल जी है, मैं फिर तुम्हें याद दिलवा दूँ, जिसका नाम क्या था, इस जी का याद करो, नाम था यूनिवर्सल, क्या था? यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो ये कांस्टेंट होता है कहाँ? हर जगह भाई, एवरीवेयर, एवरीवेयर। अरे इस कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बिल्कुल सर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर हम जी की वैल्यू की बात करें एसआई सिस्टम में, आपको पता होगा सबसे फेमस यही तो सिस्टम होता है, सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 माइनस का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये यूनिट आपको कैसे याद रखना है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको पता होगा F होता है G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर). बस यहाँ से बेटा जी G निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? F इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 बना। अब यहाँ से आप देखिए ज़रा तो मुझे बता दो, F का यूनिट न्यूटन फोर्स का, डिस्टेंस का मीटर है लेकिन आर स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 बार kg आएंगे तो किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या बना बेटा जी आपके पास? बना न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यही तो यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इस तरह से यूनिट दिमाग में बिठा सकते हो कि जी की वैल्यू 6.67 गुना में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है ऐसे सिस्टम में। और वहीं बेटा जी अगर सीजीएस सिस्टम में चेंज करो तो और कुछ चेंज नहीं आएगा, जस्ट यहाँ 10⁻11 की बजाय -8 कर दो, न्यूटन की जगह डाइन हो जाता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाता है, किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाता है। सीजीएस सिस्टम में बस यही तो चेंज आएगा। तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं वो बदल जाती हैं। अब अगला स्पेशल पॉइंट देखिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन बॉडीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दो चीज़ें अगर एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, मास की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, तो ये जो फोर्स है F ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे तुम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हवा डाल दो, चाहे इनको पानी में रख दो, चाहे तुम कहीं भी उठा के रख दो, चाहे मून पे ले जाओ, चाहे जुपिटर पे ले जाओ, इन दोनों के बीच में लगने वाला, दो चीज़ों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगले पॉइंट की बात करें तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता, यानी चीज़ें मास की वजह से हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड अगर आपको याद हो पुरानी बातें तो मैं बहुत बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जनरली 4
फोर्स हुआ करते हैं चार्ज में, जैसे 3 ही बना दिए गए अब तो उनको, जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक फोर्स है उनको एक ही नाम दे दिया गया है। तो अगर नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं फंडामेंटल, उनमें अगर सबसे वीक फोर्स की बात करें तो वो यही है, ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखो तो मैंने जी की वैल्यू जो बताई वो 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है। इतनी कम वैल्यू है 10⁻11। तो इस जी की स्मॉल वैल्यू की वजह से ही दो चीज़ों के बीच में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम लगता है। तो अगर नेचर के सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात करो तो भाई यही है सबसे वीकेस्ट। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख लो मॉडर्न फिजिक्स की। तो नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद बेटा जी बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे लास्ट में बारी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, कारण मैंने बता दिया, ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तुमने 2 किलो के ऑब्जेक्ट जो है वो स्फीयर की फॉर्म में ले रखे हैं या क्यूब की फॉर्म में ले रखे हैं, या आपने इस तरह से कोई भी इरेगुलर शेप ले रखा है, अगर उनके सेंटर्स का डिस्टेंस उतना ही है आर, जैसे जितना इनका है जितना इसका है, इसका मास मान लीजिए 2 kg है, ये 3 kg है, ये 2 kg मान लेता हूँ, ये 3 kg मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 2 kg मान लेता हूँ, इसको 3 kg मान लेता हूँ। मैंने 3 पेयर बना दिए। अब तीनों के अंदर फोर्सेस की बात करें, लेट अस सपोज यहाँ पर फोर्स F1 है, यहाँ पर फोर्स F2 है, यहाँ F3 है, तो क्या ये फोर्स अलग अलग होंगे? नहीं यार, ये फोर्स तीनों बराबर ही होंगे, F1 F2 बराबर F3। रीज़न क्या है? रीज़न क्योंकि यार फोर्स का फॉर्मूले में सिर्फ G आता है, M1 M2 आता है और R आता है। अब G पहले ही कांस्टेंट, M1 M2 देख लो तीनों पेयर के लिए सेम है, M1 M2, और R भी तो तीनों पेयर के लिए सेम है, तो फोर्स भी बराबर आएंगे। डिपेंड नहीं करता आपका शेप कैसा है उस ऑब्जेक्ट का। अगले पॉइंट पे बात करें तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। देखो वीकेस्ट तो है लेकिन बहुत दूर से भी एक्ट हो जाता है, क्योंकि जिनका मास है वो तो अच्छा खासा फोर्स लगाते होंगे। जैसे सन है तो सन अपने इतने दूर ये जो प्लैनेट्स है उनको भी घुमा लेता है अपने चारों ओर, बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग रेंज फोर्स। सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स किसको बोलते हैं? देखो एक ऐसा फोर्स दो चीज़ों के सेंटर से एक्ट करे, यानी ये दो चीज़ें अगर एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा लाइन जॉइनिंग पे हो, यानी अगर आप उनके सेंटर को मिला दो, तो ये जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है बेटा जी, तो ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, इसी के ऊपर अगर फोर्स होता है इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। साथ ही साथ ये सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड मतलब ये दो बॉडी के बीच में ही लगता है, दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाला फोर्स, किसी तीसरे के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए दो चीज़ें एक दूसरे को 5 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, कोई तीसरा पास में रख दो, इनके बीच में अभी भी 5 लगेगा। हो सकता है ये इसके साथ भी फोर्स लगाने लग जाए, ये भी इसके साथ लगाने लग जाए, लेकिन आपस में वो फोर्स उतना ही रहता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। कंजर्वेटिव नेचर तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऐसे फोर्स जिनकी वजह से वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ना हो। जो वर्क डन हो बेटा जी वो क्या हो? आपका पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है, और जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है वहीं वहीं पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। ये भी आप दिमाग में बिठा देना। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोर्सेस दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। विदाउट कॉन्टैक्ट जो है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये दो चीज़ों को जरूरी नहीं कि पास में लिखा हो तभी भी फोर्स लगेगा, नहीं, विदाउट कॉन्टैक्ट भी ये फोर्स लग जाता है, बस चार्जेस मासेस एक दूसरे के पास पड़े होने चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो जी के बारे में, ये जी क्या है? देखो इस जी की वैल्यू जो है वो लैब के अंदर सबसे पहले कैलकुलेट की थी कैवेंडिश ने। किसकी हेल्प से? एक बैलेंस था, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको टॉर्शनल बैलेंस कहा जाता है। तो भैया इस टॉर्शनल बैलेंस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैवेंडिश ने जी की वैल्यू कैलकुलेट की। कितनी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसे सिस्टम में 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और सीजीएस के अंदर 6.67 × 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ऑलरेडी पता है तुम्हें। अब यूनिट की बात करो तो यार यूनिट मैंने अभी यहीं से तो बताया आपको, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर निकालना सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा। आप जस्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लो, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही तो ये हम यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए यार। एयरफोर्स ऐसे एग्जाम में बहुत आ जाता है, और एनडीए के एग्जाम में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है। तो
बेटा जी इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बहुत आसान है, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे अगेन। एफ होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो जी आया एफ आर स्क्वायर m1 डिवाइड सॉरी एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। तो भैया यहाँ से कैसे निकालें? अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे तो पता है अच्छे से, m1 L1 t माइनस का 2, तो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ। और डिस्टेंस होता है L, लेकिन यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L स्क्वायर कर दिया। नीचे 2 बार मास है तो किलोग्राम 2 बार आना है, यानी मास के लिए m लिखते हो तो 2 बार आएगा बेटा जी। अब ऊपर मास 1 बार है प्लस का, 2 बार नीचे है, तो 2 बार वाला जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1 -2, तो आपके पास ये आ जाएगा m बेटा जी माइनस का 1 आ जाएगा। अच्छा L 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो L ओवरऑल 3 हो जाएंगी, और टाइम माइनस का 2 है ही। तो इस तरह से बेटा जी ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, आप देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। काफ़ी आसान है डायमेंशन फॉर्मूला बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा इस g की वैल्यू आपको मैंने बताया ये डिपेंड नहीं करती बेटा जी, द वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बॉडीज़। आपके पास जो बॉडी है उसका नेचर कौन सा है? आपके पास 1 किलो लोहा है या 1 किलो चांदी है या 1 किलो लकड़ी है, कोई भी हो यार, अगर आपने उसका मास फिक्स कर रखा है तो डिपेंड नहीं करता कि किस मटेरियल से बना है, ना ही उसके साइज पे डिपेंड करता। अब 1 किलो ऑब्जेक्ट चाहे इतने साइज का हो, इतने स्फीयर का हो, चाहे इतने स्फीयर का हो, चाहे इतने का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज़। तो मैं ये भी आपको कंफर्म कर चुका हूँ कि दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है बेटा जी, इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें आप अगर फॉर्मूले को ही अगर आप देखो तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, कि मास को और डिस्टेंस को छोड़कर ये जी पे डिपेंड किया। और जी की वैल्यू तो मैंने पहले ही बताया, हर जगह कांस्टेंट होती है, चाहे तुम वैक्यूम में चले जाओ चाहे तुम मीडियम में चले जाओ। अब जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्मॉल होता है, ये भी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, कब तक? जब तक मास बड़ा ना हो, मतलब मास की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स कोई अच्छा खासा होता है, अदरवाइज बहुत कम होता है। चलो जी, हो गया हमारा एक्सेलेरेशन का जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का टॉपिक। उसके बाद एक और बहुत छोटा सा बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक हम सामने लेके आए, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज, किसी की वेलोसिटी का कम होना या किसी की वेलोसिटी का बढ़ना, एक्सेलरेशन ही तो कहलाता है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। अब होता क्या, देखो, जब भी हम किसी चीज़ को गिराते हैं, जैसे इस नन्हे मुन्ने बच्चे नंदू के हाथ में एक बॉल थी, तो बॉल रेस्ट पे थी, इसने जैसी बॉल को छोड़ा और आपको पता है बॉल तो नीचे जाएगी। अब बॉल नीचे जा क्यों रही है, पहले तो वो सोचो। अब बोले सर नीचे जा रही है क्योंकि अर्थ जो है इस बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, यानी इस बॉल पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। किसकी ग्रेविटी एक्ट कर रही है? अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जब अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करेगी, जो बॉल पहले स्टार्टिंग टाइम पे इनिशियली रेस्ट पे थी वो मूव करना स्टार्ट कर रही है। जैसे जैसे बॉल नीचे आती है, तुम मुझे बताओ उसकी स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी बोल दो, डायरेक्शन तो एक ही जा रही है, स्ट्रेट लाइन ही है, तो आप स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी बोल दो, तो उसकी बेटा जी जो स्पीड है या आप सिंपली वेलोसिटी बोल दो, वो तो लगातार बढ़ती है जब कोई चीज़ नीचे गिरती है। वेलोसिटी का बढ़ना यानी एक्सेलेरेशन, तो यानी गिरती हुई चीज़ के पास एक एक्सेलेरेशन होती है। अब चीज़ गिरी क्यों? ग्रेविटी ने गिराया, ग्रेविटी ने गिराया तो ग्रेविटी की वजह से मूव की, ग्रेविटी की वजह से ही एक्सेलेरेशन आई, इसलिए इसको नाम दे दिया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा एक्सेलेरेशन जो ग्रेविटी की वजह से आए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर एक्सेलेरेशन आना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुन लेना। कैपिटल जी था पहले हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए लगाया, स्मॉल जी है किसके लिए? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी जी से। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ आप उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर खींचती है, तो यही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हुई। अब अगर जुपिटर पे चले जाओ तो जुपिटर भी अपने सेंटर की ओर खींचेगा, तो कोई भी प्लेनेट है वो अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, इसकी डायरेक्शन होती है। अगर ऐसे यूनिट की बात करें बेटा जी, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद होगा एक्सेलेरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, एक्सेलेरेशन होता है बेटा वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय एक और टाइम है सेकंड का, तो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा जी इसका यूनिट होता है। ये जो यूनिट है ये ऐसे यूनिट है, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसको गेल के नाम से भी जाना जाता है। गेल, हाँ नया नाम आ गया ना आपके लिए। चलो, ये जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस पे।
अलग अलग प्लैनेट्स पे, और हर जगह बराबर नहीं रहती। मतलब बड़ा जी तो बड़ा जी है, हर जगह फिक्स रहता है, लेकिन छोटे जी मनमोजी है, छोटे जी मनमोजी है, मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ इसकी वैल्यू अलग होगी। इवन अर्थ पे भी मैं तुम्हें बताऊँ, पोल पे चले जाओ तो छोटा जी अलग हो जाता है, इक्वेटर पे चले जाओ तो छोटा जी अलग हो जाता है, अर्थ अगर फास्ट रोटेट करने लग जाए तो छोटा जी अलग हो जाता है। तो यानी बहुत सारे फैक्टर्स पे जी डिपेंड करता है। अगर इवन तुम प्लेनेट दूसरे पे चले जाओ तब भी जी फर्क पड़ जाएगा। जैसे आप सबने सुना है कि अगर आप अर्थ के कंपैरिजन में मून पे जाते हो तो वहाँ पर ग्रेविटी 1/6 हो जाती है ना, यानी जी पे फर्क पड़ जाता है। और देखिए इसकी जो एवरेज वैल्यू है, देखिए एवरेज वैल्यू इज टेकन टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसको 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है, या इसको 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। तो यार पहले वाली दो अच्छे हैं, ये वैल्यू और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये दोनों की वैल्यू जो है ना अर्थ के सरफेस पे लेके चलते हैं, और एट मीन सी लेवल, यानी सी लेवल से मेज़र करके हम बताते हैं पर्टिकुलर। क्यों ये सी लेवल सरफेस ऑफ अर्थ ये वर्ड क्यों लिखा गया? क्योंकि इस जी की वैल्यू चेंज हो जाती है बेटा जी, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं, खुदाई करके खोद कर गुफा में। इसलिए कहा गया जो जी की वैल्यू है ये इसको स्टैंडर्ड लिया गया सरफेस ऑफ अर्थ पे, सी लेवल पे ये इतनी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेट का कंसेप्ट भी इसी के साथ जोड़ देते हैं, बिल्कुल वेट का कंसेप्ट जुड़ जाएगा। अब आपको पता है यार कोई भी ऑब्जेक्ट है एम नाम का, एम मास का, तो अर्थ उसको अपने सेंटर की ओर खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी यार। और उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ सेंटर की ओर एक फोर्स लगाती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। और अब इस ग्रेविटी को निकालना है तो ग्रेविटी का दूसरा नाम मैंने बताया था वेट कहा जाता है। तो क्या करो, मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ग्रेविटी वेट एक बेटा जी फोर्स ही तो है। अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी ओर खींचती है तो फोर्स लगा के खींचती है, तो कितना फोर्स लगाया दैट इज वेट, वेट इज फोर्स। तो कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को एम से लिखा, एक्सेलरेशन को जी से लिखा, तो वेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, वेट बेटा जी एम जी के बराबर होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, ठीक है। इस तरह से वेट का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। एंड नाउ जो वेट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी अगेन, अरे जी आप देखो इस फॉर्मूले में, वेट के फॉर्मूले में एम इंटू जी है। अब जी अगर खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रखती है, तो वेट भी तो रखेगा ही रखेगा। और मैं तुम्हें बता दूं इनकी डायरेक्शन सेम होती है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ जी। जिस तरफ छोटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला सिंबल, यानी जो जी है उस जिस तरफ होगा उसी तरफ। इसके यूनिट की बात करें यार, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही तो होता है। सीजीएस सिस्टम की बात करो तो डाइन बोल देंगे, अदरवाइज न्यूटन। इट्स वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू अर्थ, इट्स वैल्यू चेंजेस टू अर्थ नहीं यार, इट्स वैल्यू चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू जी। यार वेट के फॉर्मूले में मैंने लिखा एम इंटू जी है, तो यार ये जो जी है ये मायने रखता है बिल्कुल। जी की वैल्यू कम होगी तो वेट को कम कर देगा, जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वेट को ज़्यादा कर देगा। तो जी की वैल्यू वेट पे डिपेंड किया, अगर जी कम तो वेट कम, जी ज़्यादा तो वेट ज़्यादा। जैसे अगर हम अर्थ और मून का कंपेरिजन करें, अर्थ का और मून का कंपेरिजन करें, तो अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा जी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मून। इससे होगा क्या, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो अर्थ पे किसी भी चीज़ का जो वेट होगा अर्थ पे वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वेट ऑन मून। ये डिफरेंस होते हैं इनकी वजह से। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में और सीखने में चीज़ों को। एंड नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। क्या कोई तरीका है हम इन दोनों जी को जोड़ सकें? तो बिल्कुल यार हमारे पास एक तरीका है। तो सबसे पहले हमने एक अर्थ कंसीडर की, और अर्थ का रेडियस आपको पता है बड़े आर से लिखते हैं। अब हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस पे ही एकदम ऊपर अर्थ के सरफेस पे ही एक एम मास का ऑब्जेक्ट मान लिया। अब इन एम मास और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल। यहाँ पर बड़ा एम जो है वो है बेटा जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है ये, और ये छोटा एम जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है, जो सरफेस पे रखा गया। अब एक फॉर्मूला तो ये बनता है इसके बीच में। अच्छा अब वेट देखो, एम को अर्थ खींच रही है वो वेट भी तो होगा उसका, तो उस पर एम जी फोर्स ये भी तो लग रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन से। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो अब जब बराबर रखा तो एम से एम कैंसिल, तो आपके पास छोटा जी जो बना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बन गया जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यानी अगर तुम किसी भी प्लेनेट के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, किसी भी प्लेनेट के लिए अगर उस प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हो तो सिंपल क्या कीजिए, जी तो कांस्टेंट है, उस प्लेनेट का आपको मास पता होना चाहिए और उस प्लेनेट की रेडियस पता होनी चाहिए, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हो, जी का फॉर्मूला बना सकते हो।
अब अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए लिखोगे तो जी ही रहेगा सबके लिए, बस मास ऑफ अर्थ आ जाएगा डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ये जो मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा मैं इसको दोबारा से लिखना चाहूँगा। जी जो है वो Gm/r² है, कुछ इस तरह से लिखा गया जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जो ड्राइव करने के बाद आया हमारे पास। तो यहाँ देखिए बेटा जी, ये जो जी है ये एम पे डिपेंड किया, आप देख ही पा रहे हो इस जी के फॉर्मूले में एम दिख रहा है और एम ऊपर दिख रहा है, तो जी जो है एम के बेटा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी प्लैनेट का मास अगर बेटा जी ज़्यादा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी, अगर किसी प्लैनेट का मास कम है तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। अगर मैं तुमसे बोल दूँ भाई तुम्हारे पास एक तो प्लैनेट सॉरी कोई सैटेलाइट मून है और एक मान लीजिए कोई प्लैनेट है, लेट अस सपोज ये जो प्लैनेट है ये प्लूटो मान लेते हैं एक बार, तो आपको बोला कि आप एक तो इसके सरफेस पे रख दो और एक इसके सरफेस पे रख दो, बताओ इन दोनों में किस प्लैनेट पे जो है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी? तो यार मास पे डिपेंड करता है, जनरली प्लूटो का मास ज़्यादा होता है मून से, तो प्लूटो का मास अगर बेटा जी ज़्यादा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी और इस पर कम होगी। अगर आप एक और कंपैरिजन की बात करो यार, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, एक और पेज ऐड करके ही लिख देते हैं। आप सबको पता है यार अर्थ के कंपैरिजन और जुपिटर इतना नहीं होता, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 1300 अर्थ आ जाती है जुपिटर के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए को रखा इसके सरफेस पे, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा इसके सरफेस पे। अब दोनों में क्या फ़र्क होगा आपको पता है यार, अर्थ का मास जो है बेटा जी वो कम है और वहीं जो जुपिटर है उसका मास ज़्यादा है, और जिसका मास ज़्यादा वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जुपिटर पे काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आई थिंक सो कंसेप्ट समझ आ गया होगा तुम्हें, ये मैं जो तुम्हें बताना जा रहा हूँ। अच्छा दूसरा एक और पे, जैसे मास ऑफ जुपिटर अर्थ से बड़ा है, मैंने बता ही दिया, जुपिटर की जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी अर्थ से, ये ऑलरेडी मैं तुम्हें अभी भी बता के ही गया हूँ ये चीज़। साथ ही साथ जो है बेटा जी वो r² के भी इन्वर्सली है, जी है r² की इन्वर्सली है, यानी अगर जितना r कम होगा जी उतना बढ़ेगा, r जितना बढ़ेगा जी उतना कम होगा। अब r कम होने का मतलब कोई प्लैनेट जिसकी रेडियस कम है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। और दूसरा अगर आपको कहा जाए कि भैया रेडियस ऑफ प्लैनेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्रेविटी काफ़ी कम हो जाएगी, तो इन्वर्सली वाला रिलेशन होता है इसका। तो एग्जांपल लिखना चाहो तो तुम किसी भी दो प्लैनेट्स का ले सकते हो। मैं मान लीजिए तुम्हें बोल दिया जाए भैया ये कोई प्लैनेट एक r रेडियस का है, अभी एग्जांपल बताऊँगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक मान लीजिए कोई प्लैनेट 2r रेडियस का है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, तुम मुझे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी अच्छी होगी, किसकी ज़्यादा होगी, सॉरी ये a और b है, तो Ga ज़्यादा होगा या फिर Gb ज़्यादा होगा, ये बताओ, कमेंट कर सकते हो तुम बच्चे। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका, G होगा Gm/r², इसमें लिखोगे, और यहाँ पर G डैश अगर लिख रहा हूँ इसको मैं तो Gm/2r का स्क्वायर होंगे, तो Gm/4r², ये तो पुराना हो गया, तो ये नहीं आ गया 1/4 ऑफ G, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 होगी G के। यानी अगर इन प्लैनेट्स के कंपैरिजन करो तो अगर हम क्या कर रहे हैं r इज इक्वल्स टू जो रेडियस r से लेके रेडियस को 2r करने पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पहले वाले के 1/4 हो जाती है, मतलब उसका 4th पार्ट हो जाती है। देख लो इस तरह से ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी की जो वीडियो है वो अपन कल देखेंगे। कल बहुत सारे टॉपिक्स और ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को काफ़ी लंबा खींच लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो वीडियो को लगातार इसी तरह से बनाए रखें, देखते रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर चैनल पर नहीं है तो। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।